Good morning, everyone. Class 9, we have already started our chapter 3 of economics, and this chapter is basically telling us about what is poverty and what are its different aspects, और ये सारी चीजें जो है इनके बारे में अपने पढ़ेंगे in this chapter. We have already started it and we have you can say done a major part of it, जिसमें बहुत सारी चीजें अपने लोगों ने समझ ली है कि being poor क्या होता है, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, एंड इसके बाद इसको हमने ये मतलब बेसिकली कौन से सेक्शन है जो बहुत वल्नरेबल होते हैं ऑफ बीइंग पुअर और रिमेनिंग पुअर, और सोशल एक्सक्लूजन कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेकिंग पीपल एंड मेकिंग देम रिमेन पुअर. ठीक है, तो अब नाउ वी विल मूव ऑन टू समथिंग दैट वी जस्ट टच्ड इन आवर प्रीवियस क्लास. मतलब जो हमने बस स्टार्ट किया था, एक बेसिक उसकी अपने लोगों ने आइडिया ले ली थी और अब जो उसके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे. तो हमने बेसिकली स्टार्ट किया था कि जो बीइंग पुअर इसको हम कैसे मेजर करते हैं. ऐसे ऑब्वियसली कॉमन टर्म्स में अपने बोल देते हैं कि ये पर्टिकुलर इंसान गरीब है क्योंकि इसके पास घर नहीं है, क्योंकि प्रॉपर खाने के लिए नहीं है, इस टाइप की चीजें. पर अगर हम टेक्निकली और अगर स्टडी के लिए पढ़ना चाहें तो ऑब्वियसली अपने को कोई एक ऐसा क्राइटेरिया डेवलप करना ही पड़ेगा, और वो क्राइटेरिया जो है वो है पॉवर्टी लाइन. और ये एक तरीके से कॉमन मेथड है जिससे अपने मेजर करते हैं. बेसिकली दो चीजों पे अपने इसको मेजर करते हैं, इनकम और कंजम्पशन लेवल, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में बेसिकली ये डिस्कस कर लिया था कि एक हम मिनिमम लेवल मान लेते हैं कि ये जो बेसिक नीड्स फुलफिल करनी है, या जो एक अच्छी लाइफ नहीं, एटलीस्ट मतलब जिस सर्वाइव कर सके, सर्वाइवल लाइफ के लिए जो एक मिनिमम लेवल हमने सेट कर रखा है कि इतना कंजम्पशन लेवल होना चाहिए और इसके बेसिस पे इतना इनकम लेवल होना चाहिए. तो हम बोल देंगे कि ये जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं, अबव पॉवर्टी लाइन, और जो इससे कम अर्न कर पाते हैं या इससे कम जो है उनका कंजम्पशन लेवल होता है, उसको हम क्या मान लेते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन. तो इसमें हम ये चीज और नोटिस करेंगे, यहाँ पे हमने ऑब्वियसली इन प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी डन कि विद टाइम एंड विद प्लेस जो है इसकी जो बेसिक हम बोलेंगे क्राइटेरिया है मेजर करने की, वो थोड़ी सी एक दूसरे से डिफरेंट हो जाती है. क्योंकि ऑब्वियसली टाइम के हिसाब से जब चीजों के प्राइस राइज होते हैं तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से पॉवर्टी जो लाइन है उसके भी अपने को जो हमने फिक्स कर रखी है कि इतनी इनकम होनी चाहिए, इतना कंजम्पशन लेवल जो बेसिकली वो भी डिफर कर सकते हैं. इसके अलावा प्लेस का हमने एक एग्जांपल पढ़ा था कि यूएस में अगर किसी जनरल कॉमन पीपल से पूछो कि whom do you consider poor, तो वो क्या बोलेंगे कि जिनके पास कार नहीं होती है ना वो गरीब होते हैं. और ये इंडिया में तो वही बेसिक अपने को खाना, रहना और प्रॉपर एक तरीके का प्रॉपर क्लोथिंग मिल जाए तो भी हम उसको गरीब नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ठीक है एटलीस्ट इसके पास बेसिक चीजें हैं. तो इंडिया में तो कार होना क्या होता है, एक तरीके की लग्जरी है. तो सिंपल टर्म्स में जो चीज हम यूएस में जिसको गरीब समझते हैं उसको इंडिया में गरीब नहीं समझते हैं. तो यानी कि प्लेस और टाइम के हिसाब से ये चीजें चेंज होती है. अब आ जाते हैं इसके टेक्निकल टर्म्स में. ऐसे तो जब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द पॉवर्टी लाइन, बहुत सारे एस्पेक्ट्स अपने को देखने चाहिए और देखे भी जाते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं. आपकी मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट क्या है एक लाइफ जीने के लिए मिनिमम, ठीक है. क्लोथिंग कितनी होनी चाहिए, फुटवेयर, फ्यूल और लाइट, मेडिकल रिक्वायरमेंट, मतलब इन सब के अकॉर्डिंग हम कोशिश करते हैं पॉवर्टी लाइन का एक क्राइटेरिया बनाने की. ये जो क्वांटिटीज है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय देयर प्राइसेस इन रुपीज, ठीक है. तो अब बेसिकली जैसे कि हम देखेंगे कंजम्पशन लेवल के बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे डिटेल में कि आपकी फूड रिक्वायरमेंट जो है वो बेसिक क्या होती है. तो फूड रिक्वायरमेंट को हम क्या करेंगे कि उसको जो वो फूड है उसको हम क्या करेंगे उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो अपने पास क्या आ जाएगी, जो कैलोरी में चीज है उसकी वैल्यू आ जाएगी इन मनी टर्म. कैसे, सपोज अगर हम बोले कि किसी को भाई इतने किलोज ऑफ व्हीट चाहिए बेसिकली, या कार्बोहाइड्रेट के लिए ये कंटेंट होने चाहिए, बेसिक न्यूट्रिएंट्स जो अपनी बॉडी को चाहिए, बेसिक एकदम
तो उसमें हम बोल देंगे कि अगर वीट जो है सपोज 30 रुपीज किलो है, और अगर एक इंसान को सपोज कितने वीट चाहिए 5 kg के, तो उसको 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर देंगे तो 100 रुपीज हो गया ऑफ वीट। उसके बाद उसी तरीके से वेजिटेबल, ऑयल, पल्सेस, शुगर, सब चीज को मल्टीप्लाई कर देंगे उनकी प्राइस के अकॉर्डिंग, और फिर टोटल कैलकुलेट करेंगे कैलोरी वाइज जो है हर पर्सन की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो इसी जो हम अभी इसकी बात करें, इसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहली चीज, आगे बढ़ने से पहले ऑब्वियसली एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से और टाइप ऑफ वर्क के हिसाब से आपकी बॉडी को कितनी कैलोरी चाहिए वो डिफर करेगी एक पर्सन से दूसरे पर्सन से। तो अब एक जो हमने आइडिया लगाया है स्टडीज के बेसिस पे, रिसर्च और इसके कैलकुलेशन के बेसिस पे, एक ह्यूमन बीइंग, एक पर्सन जो गांव में रहता है यानी कि रूरल एरियाज में जो रहते हैं, एक पर्सन को अबाउट चाहिए 2400 कैलोरी, ठीक है। तो 2400 कैलोरीज पर डे चाहिए, जबकि एक पर्सन जो कि अर्बन एरियाज में रहता है उसको चाहिए 2100 कैलोरी, मतलब 2100 कैलोरी। अब ऐसा क्यों? कॉमन सी बात है कि जो गांव में लोग रहते हैं वो ज्यादातर फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं, चाहे एग्रीकल्चर ले लो, चाहे और कोई भी काम ले लो, उनका फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है। तो फिजिकल एक्टिविटीज में कैलोरीज भी ज्यादा चाहिए होती है, इसीलिए उनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द पीपल लिविंग इन दी अर्बन एरिया। क्योंकि अर्बन एरियाज में जो है उनकी फिजिकल एक्टिविटीज कम होती है, काम जरूर करते हैं पर ज्यादातर क्या है उनका या तो ऑफिस वर्क या ऐसे ही जो भी काम होता है उसमें जनरली उनकी फिजिकल एक्टिविटीज कम होती है। तो अब ये तो आ गया कैलोरी टर्म्स में। अब हम क्या करते हैं, मॉनेटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा, यानी हर इंसान को लगभग जो उसकी बेसिक कैलोरी नीड्स है वो पूरी करने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे फूड ग्रेन्स और बाकी चीजों में। ये भी ऑब्वियसली है ना, टाइम के साथ चेंज होता है, क्योंकि चीजों के प्राइसेस जो है वो बढ़ते हैं, बढ़ते कम होते हैं, जनरली बढ़ते ही हैं। तो ये जो हम मनी के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यूज भी चेंज होती है। तो ये हम कैसे करेंगे चेंज, यानी हमने जो ये कैलोरी वाली चीज की है इसको अब मनी के टर्म्स में करते हैं। अपने पास जो डेटा है वो है 2011-12 का। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक जो गांव में पर्सन रहता है उसको अपना जो कैलोरी नीड है वो पूरी करने के लिए पर मंथ में 816 रुपीज उसको क्या करने पड़ेंगे, अर्न करने चाहिए कम से कम। और वही अर्बन एरियाज में 1000 रुपीज पर मंथ होना चाहिए। तो ये चीज जो है ये थोड़ी सी वो नहीं लग रही कॉन्ट्रडिक्टरी। इफ यू सी, ये जो है गांव में कैलोरी कंटेंट तो ज्यादा चाहिए, और यही अगर देखो कि शहर में यानी कि सिटीज में और अर्बन एरियाज में कैलोरी कंटेंट कम चाहिए, पर इसके ही ऑपोजिट जो गांव में उतने ही ज्यादा कैलोरी कंटेंट पूरा करने के लिए आपको कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे 860, और सिटीज में 2100 कैलोरीज जो कि कम है एज कम्पेयर टू रूरल एरिया जो कि 2400 था। वो गांव शहर में यानी कि सिटीज और अर्बन एरियाज में आपको अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ 1000 रुपीज चाहिए पर मंथ, ठीक है। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? क्योंकि जो अर्बन एरियाज है वहां पे चीजें जो है वो ज्यादातर क्या होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं। क्योंकि गांव में तो यानी कि जो रूरल एरियाज है वहां पे तो क्या है, चीजें जो है कंपैरेटिवली चीप होती है। अपने कॉमन आइडियाज लगा सकते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि विलेज एरियाज में तो जनरली एग्रीकल्चर और बाकी चीजें होती है, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वीट और बाकी चीजें वो तो गांव में ही मिलती है, तो ऑब्वियसली उसके प्राइस जो है वो कम होते हैं, और जब तक वो चीजें सिटीज तक पहुंचती है तब तक उनकी प्राइसेस राइज हो जाते हैं। तो फिर वही कैलोरी कंटेंट, अपने जो मिनिमम कैलोरी कंटेंट फुलफिल करने के लिए in cities you need to earn at least ₹1000 per month, whereas in the rural areas you have to earn 816. अब ये चीज, आई थिंक दिस ऑब्वियसली वी आर थिंकिंग कि ये बहुत कम प्राइस लग रहा है। एक तो देखो डेटा जो है वो बहुत पुराना है 2011-12 का अपनी बुक्स में, दैट इज वाई। बट इसके साथ साथ एक और चीज है, इफ इन अ फैमिली ऑफ 5 only one person is earning, समझ गए,
फैमिली है 5 लोगों की, अर्न जो है वो एक सपोज 1 इंडिविजुअल ही कर रहा है, तो फिर उसके अकेले की उसके सिर्फ 1000 रुपीज कमाने से नहीं होगा, उसको 5000 एटलीस्ट कमाने पड़ेंगे, बिकॉज तभी उसकी फैमिली जो है हम बोलेंगे कि एटलीस्ट जो मिनिमम कैलोरी है वो उनका भी पूरा हो रहा है, कैलोरी कंटेंट। ठीक है, तो अगर 5 मेंबर्स हैं एक फैमिली में अर्बन एरियाज में, तो और अगर एक ही इंसान कमा रहा है तो उनको एटलीस्ट 5000 अर्न करने पड़ेंगे, अगर 2 भी कमा रहे हैं तो मिलके एटलीस्ट 5000 होनी चाहिए। उसी तरीके से जो विलेज एरिया में है उनको एटलीस्ट 4080 रुपीज पर मंथ कमाने पड़ेंगे। तो ये तो है अपना अकॉर्डिंग टू द डेटा, हम किसको समझते हैं कि अगर इतने से कम कमाते हैं तो हम बोलेंगे अपने बेसिक जो कंजम्पशन लेवल है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियसली वो क्या है, पॉवर्टी लाइन के नीचे है। अब जो अपनी पॉवर्टी लाइन है वो जनरली एस्टिमेट की जाती है हर 5 साल के बाद, और कैसे की जाती है, सर्वेज के थ्रू। अब ये सर्विस करता कौन है, ऐसे ही थोड़ी है कि एनी ऑर्गेनाइजेशन विल से दैट वी आर एक्चुअली कंडक्टिंग दी सर्वेज, या हम ऐसा कोई सर्वे करेंगे, नहीं। गवर्नमेंट हैज गिवन द वर्क ऑफ एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन एंड इट्स यू कैन से क्राइटेरिया, और जो उसकी वैल्यू है इट इज गिवन एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि NSSO। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट from point of view of 1 mark question, ठीक है। So again I repeat कि ये जो surveys है they are carried out by the National Sample Survey Organization, that is NSSO। ये तो हो गया अपने इंडिया से रिलेटेड, पर यही कंपैरिजन अगर अपने को वर्ल्ड ओवर करना हो तो ये कंपैरिजन ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो करेंगी, जैसे कि वर्ल्ड बैंक। इन लोगों ने एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बनाया है पॉवर्टी लाइन का, जिसमें इन्होंने बोला है मिनिमम जो है अवेलेबिलिटी इक्विवेलेंट टू $1 पर पर्सन पर डे। मतलब अगर 1 पर्सन जो है पर डे एटलीस्ट $1 कमा रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो पुअर नहीं है। इसमें भी याद रखना कि डॉलर की वैल्यू जो है चेंज होती रहती है विद टाइम। यू मे बी नोइंग कि समटाइम्स 1 रुपी 70 रुपीज इज इक्वल टू $1 हो जाता है, कभी 75 हो जाता है, कभी 65 हो जाता है। दैट इज वाई इंटरनेशनली हम मानते हैं इफ अ पर्सन इज अर्निंग $1 per day, then obviously that person is able to use his basic, you can say, the needs and is able to fulfill those needs. तो ये तो हो गया अपना इंटरनेशनल लेवल पे। अब कुछ अपने इससे रिलेटेड डेटा भी देख लेते हैं। द डेटा इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक, सो यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक इन योर बुक। ये जो अपना डेटा है इसमें अगर इफ यू सी तो जो पॉवर्टी रेशियो है ना वो कम हो रही है, इट हैज रियली डिक्लाइंड 45। यू कैन से दैट ये जो अपना करंट डेटा है इसके अकॉर्डिंग 45% 1993 94 में थी ऑन एन एवरेज, और बाद में वो हो गई 37.2। तो हम ये बोलेंगे कि जो रेशो है वो तो कम हो गई है परसेंटेज वाइज, और बाद में आगे और डिक्लाइन हो गई 21.9 हो गई 2011-12 में। बट अगर नंबर में देखो ना फिगर्स तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस तो है पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। व्हाई? बिकॉज विद टाइम पॉपुलेशन हैज आल्सो इंक्रीज। तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो परसेंटेज कम होने से भी जो नंबर ऑफ पीपल है वो ऑलमोस्ट उतने रह जाते हैं। एक अगर सिंपल एग्जांपल ले, इफ आई आस्क यू कि 10% निकालो ऑफ 100 तो उसका 10% आ जाएगा 10। अगर मैं बोलूँ 10% निकालो 1000 के तो द आंसर विल बी 100। तो इसका मतलब क्या, परसेंटेज तो सेम रही, 10% तो सेम था, पर जो नंबर है वो चेंज हो गया, तो उससे क्या नंबर की वैल्यू अलग आएगी। तो सिमिलर इज द केस कि परसेंटेज वाइज तो ज्यादा डिक्लाइन हुआ है, बट इफ वी सी इन टर्म्स ऑफ नंबर बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। Now moving on to again the data of this poverty line only. Basically इसमें इन्होंने they are also telling us few other things regarding the this. Let me move on to the next data, and this data again is giving somewhat similar kind of, you can say, explanation to us, in which they are just telling us and
वी कैन अंडरस्टैंड कि जो हमने पिछले स्लाइड में और पिछले बेसिकली जो एक्सप्लेनेशन है उसमें किया है, तो उसी को इन्होंने अगेन समअप जैसे कर लिया है कि 2 डेकेड्स में अगर देखो तो पॉवर्टी जो है वो डिक्लाइन हुई है और इट हैज डिक्लाइन टू अ गुड नंबर। बट इसके साथ साथ एक और चीज जो हमको ध्यान रखनी है वो ये है कि जैसे जो हमने पढ़ा था इन आवर प्रीवियस क्लास दैट जो ये वल्नरेबल ग्रुप्स हैं और जो सोशली एक्सक्लूडेड ग्रुप्स हैं, जनरली यही होते हैं सबसे ज्यादा जिन जो पॉवर्टी की क्लचेस में होते हैं या बेसिकली जिनके लिए इस पॉवर्टी से निकलना क्या होता है थोड़ा मुश्किल होता है। So basically, the proportion of people between poverty line varies to all social groups and economic categories, but we will generally notice कि जो scheduled caste और जो scheduled tribe के groups हैं, यही सबसे ज्यादा क्या होते हैं, पुअर होते हैं। और अगर हम और इसको स्पेसिफिक बना ले तो गांव में हम देखते हैं जो लेबर क्लास है वो लोग ज्यादा गरीब होते हैं और बेसिकली इन्हें ही हम बोलेंगे बेसिक जो नेसेसिटीज है उनकी कमी होती है। दे आर नॉट एबल टू फुलफिल दोज बिकॉज एक तो ये लोग लैंडलेस होते हैं, लेबरर होते हैं, इनके पास फिक्स जो है जॉब नहीं होती, ना ही इनके पास फिक्स इनकम होती है। एंड सिमिलरली अर्बन एरियाज में भी हम नोटिस करेंगे कि जो ये आगे वाले एक दो और अपने फिगर्स हैं उसमें अपने ये चीज समझ आएगी कि यहाँ पे भी क्या जो कैजुअल लेबर होते हैं अर्बन एरियाज में भी ये लोग क्या होते हैं, ज्यादातर पुअर सेक्शन होते हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो पुअर सेक्शन में अगर हम देखेंगे कि सोसाइटी के बेसिस में, वो तो इकोनॉमी के बेसिस पे हो गया कि कौन क्या काम करता है, तो अगर सोशली हम देखें तो शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब का वो ही सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी है जो ज्यादातर क्या होते हैं, पुअर होते हैं। तो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप अगर हम देखें इकोनॉमिक ग्रुप्स में तो जैसे मैंने बोला रूरल एग्रीकल्चर लेबरर्स होते हैं और अर्बन एरियाज में कैजुअल लेबर जो होते हैं। तो एवरेज अगर हम देखें फॉर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन ऑल ओवर इंडिया तो अराउंड क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बट अगर हम देखें अगर ट्राइब अगर ग्रुप सोशल ग्रुप वाइज देखें तो जो 100 पीपल है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के उसमें से 48 ज्यादातर क्या होते हैं, पुअर होते हैं। उसी तरीके से अगर अर्बन एरियाज में कैजुअल वर्कर देखें तो 100 में से जो 47 है वो क्या होते हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं। तो ये फिगर्स जो अगर हम लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स की देखें तो और खराब हो जाती है 50% और शेड्यूल कास्ट की जो है 43%। इसमें एक चीज और है, डबल प्रॉब्लम कब हो जाती है जब एक पर्सन हो जो शेड्यूल कास्ट भी है और लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर भी है, तो उसकी सिचुएशन तो और ही खराब हो जाती है क्योंकि सोसाइटी वाइज भी उसको अलग माना गया और इकोनॉमिकली भी वो क्या है, वीक है। उसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे डबल डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं कुछ ग्रुप के। तो ये तो वल्नरेबल ग्रुप जो है ये प्रॉब्लम ये फेस करते हैं। इसके अलावा हम नोटिस करेंगे कि जो ये वल्नरेबल ग्रुप है जो हम मतलब जिनको हम बोलेंगे कि सबसे ज्यादा खतरा होता है ऑफ बीइंग पुअर, इनमें से भी हम नोटिस करेंगे कि पुअर फैमिलीज में भी और पुअर होते हैं, मतलब पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। ये कौन होते हैं जनरली, ये वो लोग होते हैं जिनको मतलब कम इम्पोर्टेंस दी जाती है इन लॉट मैनी वे। तो जनरली जो घर की फीमेल होती हैं यानी कि जो विमेन होती हैं वो, और इन्फेंट्स में भी जो फीमेल इन्फेंट्स होती हैं वो, और एल्डरली पीपल, उनपे बहुत कम ध्यान दिया जाता है और उनकी जो बेसिक नीड्स है उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती एज कंपेयर टू द एल्डरली, एज कंपेयर टू द मेल, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो एल्डर हो, ठीक है। तो बिफोर गोइंग ऑन टू अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट बेटर, एक चीज और देख लेते हैं। कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग हमने देखा है कि शेड्यूल ट्राइब्स जो हाउस होल्ड है उनके अलावा बाकी जो 3 ग्रुप्स है, शेड्यूल कास्ट, रूरल एग्रीकल्चर लेबर और अर्बन कैजुअल लेबर, इन लोगों की पॉवर्टी कंडीशन में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है। सिर्फ शेड्यूल ट्राइब में जो है ऑलमोस्ट हम देखेंगे बहुत कम इम्प्रूवमेंट आई है, बाकी जो 3 सेक्शन है उनमें इम्प्रूवमेंट काफी देखने को मिली है, चाहे शेड्यूल कास्ट हो या रूरल एग्रीकल्चर लेबर हो या कैजुअल अर्बन लेबर हो, इनमें इम्प्रूवमेंट आई है। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि इन
poor families also, there are few things or few people who are considered less important and are, you can say, poorest of the poor. इस चीज को समझने के लिए कि कैसे सोसाइटी में जो पुअर है उनकी फैमिली में भी किसको और निग्लेक्ट किया जाता है और क्यों इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, वी हैव बीन गिवन वन स्टोरी एंड वी विल गो थ्रू दिस स्टोरी. So again, if you have book, you can open your book and try to understand it better. अब ये स्टोरी है एक पर्सन की whose name is शिवारमन. ठीक है, ये बेसिकली तमिलनाडु में साउथ इंडिया में रहते हैं एंड बेसिकली एक टाउन है करूर, वहां पे रहते हैं. करूर जो है हैंडलूम के लिए फेमस है, वहां पे हैंडलूम और पावलूम फैब्रिक्स के लिए ये एरिया बहुत फेमस है. और विलेज जो है छोटा सा है, अराउंड 100 फैमिलीज रहती है. शिवारमन कास्ट के हिसाब से तो एक कॉबलर है, पर एक्चुअली में वो काम क्या करता है, एग्रीकल्चर लेबरर का. एंड इमेजिन उसको 50 रुपीज मिलते हैं पर डे के. और वो भी ऐसा नहीं है कि पूरे साल परमानेंट टाइप ऑफ जॉब है उसकी, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है. 5 to 6 मंथ उसको अच्छे से काम मिलता है, उसके अलावा कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता. तो वो ऑड जॉब्स करता है, यानी कि टाउन में जाके जो भी काम मिलता है कंस्ट्रक्शन वर्क के या और कोई भी जो उसको काम मिलता है जिससे वो अर्न कर सके, वो काम करता है. ऑब्वियसली इतनी इनकम से तो चलेगा नहीं, तो जो उसकी वाइफ है शशिकला, वो भी काम करने के लिए जाती है, पर उसको रेयरली काम मिलता है. एक तो काम मिलता नहीं, और अगर काम मिलता है तो वही काम जो शिवारमन करता है, जिसको शिवारमन को जिस काम के 50 रुपीज मिलते हैं, उसी काम के उसको सिर्फ 25 रुपीज मिलते हैं. अब फैमिली सुनो कितनी बड़ी है, 8 मेंबर्स की फैमिली है. शिवारमन जो है उसकी सबसे पहले तो 65 ईयर ओल्ड मदर है, विडो है, इल है वो, उनको घर के काम के लिए, डेली घर के काम के लिए हेल्प की जरूरत है और वो हेल्प करती भी है थोड़ा बहुत, बट शी इज इल. अब नेक्स्ट जो है वो कौन है, 25 ईयर ओल्ड की अनमैरिड सिस्टर है. 4 उसकी चिल्ड्रन है, एज बिटवीन 1 ईयर to 16 ईयर्स, जिसमें से 3 बेटियां हैं और एक जो यंगेस्ट है वो सन है. कोई भी गर्ल जो इनमें से स्कूल नहीं जाती है, बिकॉज शिवारमन सोचता है कि बुक्स खरीदना और स्कूल के बाकी खर्चे जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा. ये एक तरीके की लग्जरी है गर्ल्स के लिए, और वो ये सोचता है कि बड़े होके इनकी शादी भी तो करवानी है, तो पैसे जो है एजुकेशन पे क्यों वेस्ट करें. अब इसलिए वो पैसे खर्च नहीं करता उनके एजुकेशन पे. उसकी जो मदर है उनका एकदम लाइफ से इंटरेस्ट उनका चला गया है. शी डज नॉट वांट टू लिव, शी इज जस्ट वांटिंग कि कैसे जो लाइफ है वो फाइनली एंड हो जाए. क्यों, बिकॉज ऑब्वियसली शी इज थिंकिंग कि एक तो इल है, अपने काम के लिए भी हेल्प चाहिए, और उसके अलावा मतलब ना कोई होप है, प्रॉपर मेडिकेशन नहीं है, और शी इज नॉट फाइंडिंग कि लाइफ में कुछ मतलब इट इज वर्थ लिविंग. शी इज जस्ट वेटिंग कि कब लाइफ जो है उनकी एंड हो. अब जो उनकी सिस्टर है, इसकी शिवारमन की जो सिस्टर है बड़ी वाली जो अनमैरिड है, और एल्डर डॉटर जो है, वो लोग घर का जो काम है उस पर ध्यान रखती है और घर का काम करती है, क्योंकि ऑब्वियसली शशिकला जो है उसकी वाइफ, वो भी बाहर काम करने जाती है. तो शिवारमन जो है इतना होने के बाद भी इसने प्लान बना रखा है कि जब उसका बेटा बड़ा होगा ना स्कूल जाने की एज का, तो बेटे को जरूर भेजेगा स्कूल. ठीक है. और जो उसकी सिस्टर है और उसकी जो वाइफ है, उनकी आपस में बनती नहीं है. क्यों? क्योंकि शशिकला सोचती है कि जो सिस्टर है इसकी शिवारमन की, वो एक तरीके का एक्स्ट्रा बर्डन है, क्योंकि उसके लिए उसकी शादी नहीं हो पा रही है, उसके लिए अच्छा ग्रूम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है अच्छे से शादी करवाने के. इसलिए फैमिली इतनी डिफिकल्टी में है, मुश्किल से 2 टाइम का खाना भी इनको मतलब मुश्किल से ये लोग अरेंज कर पाते हैं. बट फिर भी शिवारमन कभी कभी क्या करता है, मिल्क लाता है. किसके लिए? ओनली फॉर हिज सन. तो इस स्टोरी से अपने को क्या पता चलता है, एक फैमिली में कुछ सेक्शन है सोसाइटी, मतलब कुछ सोसाइटी ऐसा मानती है कि कुछ सेक्शन जो है उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए एज कंपेयर टू दी अदर सेक्शन. और अदर सेक्शन में जो सबसे ज्यादा हम नोटिस करेंगे जिनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, वो ऑब्वियसली कौन सा सेक्शन होती है, एल्डरली पीपल होते हैं, विमेन होती है घर की, और जो
इन्फेंट चाइल्ड या जो फीमेल गर्ल चाइल्ड होती है उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। तो इस स्टोरी से अपने को कुछ चीजें तो समझ आ गई कि पहले तो हमने ये देख लिया था कि पॉवर्टी जो है कि कौन कौन ज्यादा वल्नरेबल है। उसके बाद हमने देख लिया कि विद इन फैमिली ऑल्सो जो है कौन से लोग हैं जिनको, और पुअर में से भी मतलब वो पुअरेस्ट है। तो इतना होने के बाद नाउ वी हैव टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक एंड द न्यू टॉपिक विल बी इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज, और उसके बाद हम कंट्रीज का भी थोड़ा कंपैरिजन करेंगे। इंटरस्टेट यानी हमने एक एवरेज में ये तो बोल दिया कि इंडिया में पॉवर्टी इस कंडीशन में है, बेसिकली इतने लोग पुअर हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे है, मतलब जो हम बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, और कुछ ऐसे है जिसको हम बोल देंगे कि कुछ जो है अबव पॉवर्टी लाइन है। पर इतना होने के बाद भी अलग अलग स्टेट में डिफरेंस है कि किसी स्टेट में जो है पॉवर्टी ज्यादा है, किसी स्टेट में क्या है पॉवर्टी कम है। तो ये क्यों है, इसके रीजन क्या है, किस किस में चेंजेस आए हैं, उनके रीजन क्या है। दिस इज ऑल दैट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो दिस इज इट फॉर टुडे। वील actually wind up our class for today. If you have any doubt, feel free to ask, and just give the portion a reading जितना आपने लोगों ने पढ़ा है, so that if you have any problem you can ask me and we'll try to solve all your problem. So this is it for today. Now we'll meet in our next week.